ऑलराइट गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो फ्रेंड्स, जो ये हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सी के अंदर जब भी आती है एफिशिएंट प्रोग्रामिंग की बात, तो हमें हैज इंक्लूड बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैज इंक्लूड डायरेक्टिव की एकदम डीपली, अच्छे से, एक्सटर्नली किस तरीके से हम अपनी खुद की फाइल में लाके किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं, ये सभी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। लेट्स गो। दी हैज इंक्लूड डायरेक्टिव इन सी के अंदर हैज इंक्लूड डायरेक्टिव इस सभी को समझाने के लिए, हैज इंक्लूड को समझाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं। इन पॉइंट्स को मैं आपको वन बाय वन एकदम अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहला है, प्री प्रोसेसर इज अ काइंड ऑफ ऑटोमेटेड एडिटर दैट मॉडिफाइड अ कॉपी ऑफ ओरिजिनल सोर्स कोड। अब जो हमारा प्री प्रोसेसर होता है वो एक ऐसी चीज होता है जो हमारा ओरिजिनल कोड होता है, हम उसको ना यूज करके, उसको ना मॉडिफाई करके, हम उसका एक एक्सटर्नल इसकी एक कॉपी बना लेते हैं, उसको मॉडिफाई करते यूज करते हैं। हमारा है द हैज इंक्लूड डायरेक्टिव कॉज द प्री प्रोसेसर टू फैच द कंटेंट ऑफ द सम अदर फाइल्स टू बी इंक्लूडेड इन द प्रेजेंट फाइल। अब जो हमारा हैज इंक्लूड होता है, हैज इंक्लूड हमने आपने देखा होगा, इससे पहले हमने हैज इंक्लूड stdio.h हमने हेडर फाइल लगाई थी और conio.h हेडर फाइल लगाई थी, string.h हेडर फाइल लगाई थी। तो हम बोलते हैं कि जो भी हम हेडर फाइल्स लगा रहे हैं उसका जो कंटेंट है, जो भी हम यूज करेंगे, उसका जो डिक्लेरेशन है, जो उस मेन फाइल के अंदर है, उसको इंक्लूड कर लो और हम उसको यूज कर लेते हैं प्रेजेंट फाइल के अंदर। मतलब वो जो हम इसके अंदर यूज कर रहे थे, जैसे malloc फंक्शन यूज कर रहे थे हम stdlib.h हेडर फाइल को लगा के, तो हम बोल लेते हैं कि हम उस मेन सोर्स कोड को ना मॉडिफाई करके उसका जो कंटेंट है उसको इंक्लूड कर लेते हैं, देन उसके जो भी फंक्शंस वगैरह हैं उनको अपने हिसाब से यूज कर लेते हैं। तो यही होता है हमारा, जब भी हम हेडर फाइल्स लगाते हैं उसके फंक्शंस को यूज करने के लिए हम अपनी प्रेजेंट फाइल के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब इन सी प्रोग्रामिंग देयर आर टू कॉमन फॉर्मेट फॉर हैज इंक्लूड। तो हमारी सी प्रोग्रामिंग होती है, उसमें हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए जो भी हम हैज इंक्लूड डायरेक्टिव यूज करते हैं, उसको दो फॉर्मेट होते हैं। वो फॉर्मेट क्या होता है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब दिस फाइल में टर्न हैज इंक्लूड सम अदर फाइल्स, ये हम अदर फाइल्स को भी एक्सटर्न, जैसे हम खुद की फाइल हेडर फाइल बनाकर भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, विच मे टर्न टू द सेम, वो भी सेम तरीके से होती है। अब मोस्ट कॉमनली द हैज इंक्लूड फाइल्स have .h extension indicating that they are header files। अब जो हमारी मोस्ट कॉमनली हेडर फाइल्स होती हैं वो .h एक्सटेंशन के साथ आती हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये हमारा एक हेडर फाइल है या फिर ये हेडर फाइल को डिनोट करती है। अब द हैज डिफाइन प्री डायरेक्टिव इज यूज्ड टू, यहाँ पे ये आएगा डबल कोर्स प्री प्रोसेसर वेरिएबल। ये लाइन यहाँ पे गलती से लग गई। ये मैं आपको जो हैज डिफाइन है इसको अच्छे से समझा चुका हूँ इससे प्रीवियस वीडियो में। वेरिएबल्स किस तरीके से बनाते हैं हैज डिफाइन का यूज करके, माइक्रोज किस तरीके से बनाते हैं, फंक्शंस किस तरीके से बनाते हैं, ये भी मैंने पिछले वीडियो में सब कुछ कवर कर रखा है। आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो के लिंक मैं आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पर है हमारा टू कॉमन वे, दो तरीके होते हैं हम जो हैज इंक्लूड फॉर्मेट का यूज करते हैं। वो होते हैं हमारे, सबसे पहला, इन सी प्रोग्रामिंग देयर आर टू कॉमन फॉर्मेट्स हैज इंक्लूड। यही बात हुई थी हमारी पिछले स्लाइड में, तो मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। पहला जो हमारा तरीका होता है वो हम हैज इंक्लूड डायरेक्टिव लगाते हैं यहाँ पर, और हेडर फाइल जो हमारे एंगल ब्रैकेट्स होते हैं, जो ग्रेटर देन एंड लेस देन होते हैं हमारे, उसको लगाते हैं हम यहाँ पे और लिख देते हैं हेडर फाइल का नेम एंड .h हेडर फाइल, .h एक्सटेंशन लगा देते हैं। अब द एंगुलर ब्रैकेट इज टू द स्टैंडर्ड सिस्टम डायरेक्टरी। जो हम एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं वो बताते हैं कि ये जो हेडर फाइल आ रही है वो हमारी कहाँ से आ रही है, स्टैंडर्ड सिस्टम डायरेक्टरी से आ रही है। अब दूसरा तरीका होता है हमारा हैज इंक्लूड माई फाइल .h। यहाँ पे माई फाइल .h भी हो सकता है, माई फाइल .c भी हो सकता है। सी एक्सटेंशन की भी फाइल हम बना के इंक्लूड कर सकते हैं। अब द कोटेशन मार्क सेज टू द करंट डायरेक्टरी। जब भी हम कोटेशन मार्क लगाते हैं या डबल कोटेशन मार्क लगाते हैं, वो बताते हैं हमारे जो हमारी हेडर फाइल आ रही है वो कहाँ से आ रही है, द सेम या करंट डायरेक्टरी से आ रही है, जिस डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं उसी डायरेक्टरी से आ रही है। अब एक होता है ये हमारा, जब भी हम पूरी डिस्क से यूज करते हैं, डिस्क ड्राइव फुल पाथ इज अलाउड बट डिस्क अरेज सिंस इट्स नॉट पोर्टेबल। अब जो हम डिस्क का पूरा साइज देते हैं, ऐसे हमारी कोई हेडर फाइल है या फिर कोई सिस्टम फाइल है या फिर कोई स्टैंडर्ड सिस्टम डायरेक्टरी की फाइल है, तो हम उसको ऐसे पूरा पा देते हैं कि सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर है, फिर इसके अंदर है जो हमारा फोल्डर है, जो हमारी डायरेक्टरीज है उनके अंदर। तो ये टू स्पेसिफिक, ये मतलब उसी तरीके से काम करेंगे जैसे ये काम करेंगे। बट जब भी मैं, जैसे अगर मैं आपके लिए ये प्रोग्राम शेयर करता हूँ किसी भी तरीके से, आपके में तो ये डायरेक्टरी नहीं मिलेगी ना,
आपके में तो ये डायरेक्टरी अलग हो जाएगी, तो फिर उस केस में ये काम नहीं करेगा। आप मेरे में यहाँ पर ऋतिक नाम है मेरी डायरेक्टरी का, फिर कोडर नाम है, तो आपके में तो ये सेम नहीं मिलेगी। तो इसी तरीके से हम इसको यूज नहीं करना चाहिए, ये पोर्टेबल नहीं है, ये हमारा पोर्टेबल है। अब देखो यहाँ पे खुद ही लिखा हुआ सिंस इट्स नॉट पोर्टेबल, ये पोर्टेबल नहीं। जब भी मैं आपको या किसी को ये फाइल शेयर करूंगा तो ये हमारा एरर देगा, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करना है। अब हैज इंक्लूड सिस्टम डॉट एच रिलेटिव एंड पोर्टेबल पाथ द स्टैंडर्ड लोकेशन, इस तरीके से हम लोकेट कर सकते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड लोकेशन है। तो फ्रेंड्स अब आपको आ गया होगा समझ में, एक जो थ्योरी तरीके से मैंने आपको बताया था। अब इस चीज को हम अच्छे से समझने के लिए चलते हैं अपनी कोड आईडी के अंदर। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ यहाँ पर अपनी कोड आईडी के अंदर। मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, इंक्लूड के नाम से फाइल बना लेता हूँ। इंक्लूड डॉट सी नाम से मैंने एक फाइल बना ली। यहाँ पर मैं अपना मेन फंक्शन लिख लेता हूँ। यहाँ पर मेन 2 नाम से मेरा स्निपेट बना हुआ है, मैंने ये लिख लिया यहाँ पर। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर कोड अ प्रोग्राम टू यूज हैज इंक्लूड डायरेक्टिव इन सी। इतना लिखने के बाद मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम यहाँ पर इसको डाल लेते हैं, जिससे कि ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इस प्रोग्राम को एक बार रन करता हूँ। यहाँ से मैंने इसको रन किया यहाँ से। अब देखो मेरा यहाँ पर ये प्रिंट हो गया हैज इंक्लूड डायरेक्टिव इन सी, इट्स मींस प्रॉपर हमारा प्रोग्राम चला। अब यहाँ पे हमने एक हेडर फाइल लगाई, ये क्यों लगाई? क्योंकि इस हेडर फाइल के अंदर जो हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज कर रहे हैं उसका क्या है, डिक्लेरेशन है, इसलिए हमने ये हेडर फाइल लगाई। अब ये तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डिक्लेरेशन होता है, जो मैंने हेडर फाइल लगाई, ponyo.h हेडर फाइल लगाई। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैं जैसे यहाँ पे गेट ch फंक्शन यूज करता हूँ, मैंने गेट ch फंक्शन यूज किया। मैं यहाँ से अब इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ये क्या देगा, हमें एक एरर दे रहा है। ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि जो आप यूज कर रहे हो उसका डिक्लेरेशन नहीं कर रखा है आपने। अब मैं यहाँ पे इसका डिक्लेरेशन देता हूँ, मतलब हेडर फाइल को इंक्लूड कर देता हूँ। हैज इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट लगाकर भी हम कर सकते हैं। तो हमारी ponyo.h एक हेडर फाइल होती है जो जिसके अंदर इस फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है। तो मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ, मैंने यहाँ से रन किया। अब ये प्रोग्राम हमारा एरर नहीं दिया। और गेट ch का मतलब होता है हमें एक कैरेक्टर प्रेस करते हैं, एक की कोई प्रेस कर देते हैं हम कंट्रोल को छोड़कर, तो हमारा कंट्रोल के सिवा कोई भी की प्रेस करते हैं तो हमारा एक कैरेक्टर चला जाता है। मैंने एंटर किया, हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अब मैं बात करता हूँ खुद की, जब भी हम हेडर फाइल्स लगाते हैं किस तरीके से लगाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक और फाइल बना लेता हूँ demo.c के नाम से, demo1.c के नाम से मैंने एक फाइल बना ली यहाँ पे। अब हम इसको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं यहाँ से इसको इधर कर लिया। अब मैं यहाँ पे कुछ बना दूं, यहाँ पे मैं एक हेडर फाइल लिखता हूँ हैज इंक्लूड। इस हेडर फाइल को लिखने की जरूरत नहीं है, चलो हम लिख ही लेते हैं। हैज इंक्लूड लिखा मैंने यहाँ पर और stdio.h लिखा मैंने यहाँ पर। और मैंने यहाँ पे इंट एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने डाल दिया 100। और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया इंट फंक्शन वन नाम से फंक्शन बनाया इंट a, इंट b, 2 वेरिएबल लेगा ये। और यहाँ पे मैंने कर दिया प्रिंट एफ कर दो आई एम द फंक्शन ऑफ demo1.c फाइल। इतना लिखने के बाद हमें /n लगा देते हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पे ये किया और ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा कुछ। मैंने a + b को रिटर्न करा लिया यहाँ से। अब ये हमारी एक फाइल बन गई। अब हम इसी को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करेंगे, देन इसको रन करेंगे। अब यहाँ पे इसको इंक्लूड किस तरीके से करेंगे, हैज इंक्लूड और यहाँ पे मैंने ये डबल कोट्स लगाए यहाँ पर। और मैं किस नाम से फाइल थी हमारी demo1.c, देखो यहाँ पे पहले से ही आ गई, इसको मैंने इंक्लूड किया। अब मैं इस यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, देखो x की वैल्यू प्रिंट करूंगा। मैंने x वेरिएबल बना रखा है इसके अंदर, यहाँ पे ये बन रहा है x वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या है 100। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, मैंने इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं बनाया x। मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एफ कर दो दी वैल्यू ऑफ x इज %d लगाया मैंने यहाँ पे /n लगाया x। देखो x वेरिएबल बना हुआ है हमारा, हमने हेडर फाइल को इंक्लूड किया था। हमने जो हमारी फाइल है जो हमने demo1.c के नाम से बनाई है, हमने उसको इंक्लूड कर लिया। तो जो भी उसके अंदर फंक्शनलिटीज हैं वो हमारी इसके अंदर भी आ जाएंगी। तो अब हम इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। मैंने यहाँ से प्रोग्राम रन किया तो हमारा क्या प्रिंट हुआ, देखो यहाँ से ये तो यहाँ से प्रिंट हो गया ये, और यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, ये दी वैल्यू ऑफ x इज 100। अब ये तो हमने यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया था उसको रन कर लिया। अब हमने जो फंक्शन बनाया हम उसको भी रन करते हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, प्रिंट एफ के अंदर ही चला लेते हैं। यहाँ पर दी सम ऑफ 4, 10 इज %d लगाया यहाँ पे /n, यहाँ पे हमने फन नाम से फंक्शन बनाया, देखो पहले ही आ गया ये, और इसके अंदर हमने पास कर दिया 4, 10। अब मैं इसको रन करता हूँ तो क्या प्रिंट होना चाहिए 4, 10। यहाँ पे जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो इस फाइल के अंदर आएगा ये, और इस फाइल के अंदर ये में आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 10। पहले ये इसको प्रिंट करेगा, देन यहाँ पे सम करके रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे आता हूँ मैं इस फाइल के अंदर, और मैंने यहाँ से इसको रन किया। यहाँ से रन करने के बाद हमारा यहाँ से पहले तो ये प्रिंट हुआ, देखो हैज इंक्लूड डायरेक्टिव इन सी प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद दी वैल्यू ऑफ x इज 100 प्रिंट हुआ, दी वैल्यू ऑफ x इज 100 प्रिंट हो गया।
फिर जैसे ही मैंने इस यहाँ से गया, मैं इस लाइन को रन किया प्रिंटफ फंक्शन को, तो प्रिंटफ फंक्शन को रन होने से पहले इसने फंक्शन को कॉल किया। जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ तो वो आ गया इस फाइल के अंदर। तो इस फाइल के अंदर पहले जैसे फंक्शन कॉल होगा तो क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, आई एम द फंक्शन ऑफ, ये देखो ये प्रिंट होगा आई एम द फंक्शन ऑफ demo1.c फाइल। उसके बाद इसने यहाँ से रिटर्न किया, रिटर्न करने के बाद ये आया यहाँ पर। तो रिटर्न करने के बाद जो भी फंक्शन कॉल होता है वहीं पर रिटर्न वैल्यू आती है। यहाँ पर आई रिटर्न वैल्यू, देन उससे पहले ये प्रिंट हुआ द सम ऑफ 4 and 10 is 14। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी हेडर फाइल्स काम करती हैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। हेडर हैज इंक्लूड हेड जो हमारा डायरेक्टिव होता है वो किस तरीके से यूज करता है, हम खुद की फाइल बनाकर भी किस तरीके से यूज कर सकते हैं। देखो कितना हमारा सिंपल प्रोग्राम लग रहा है। अलग अलग काम के लिए स्पेसिफिक फाइल्स बना सकते हैं एंड उनको इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर। इस तरीके से ये हमारे सारे काम करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये हैज इंक्लूड डायरेक्टिव वाली वीडियो समझ में आया होगा। जो हमने आज के इस वीडियो में जो डिस्कस किया वो सब कुछ समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। और फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लग रही है और क्या इंप्रूवमेंट मुझे करने की जरूरत है। और इसके बाद जो मैं C++ प्रोग्रामिंग लेकर आऊँ या फिर C के ऊपर ही डेटा स्ट्रक्चर लेकर आऊँ तो आप मुझे ये सभी बताइए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।